चलिए, तो हम लोग इस पूरी क्लास को आईपीओ स्पेशल ही बनाएंगे कि अगर कोई आईपीओ आया है तो जाहिर सी बात है, अब आईपीओ अगर आपके सामने किसी चीज की आ रही है तो यकीन मानिए, और आप जानते भी हैं, उसका पूरा फंडामेंटल डेटा आप कहां से लाएंगे। आईपीओ अगर कोई ला रहा है तो उसका फंडामेंटल डेटा कहां से लाएंगे। जैसे अब तक आप सोचते थे पी रेशियो, पीबी रेशियो, ये रेशियो, फलाना रेशियो, सब कुछ। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अभी वो तो लिस्ट होने जा रही है, उसका पूरा डेटा आप कहां से लेकर आएंगे। तो दिमाग वहां पे स्टक करा, हाँ यार बात तो ठीक ही कह रहे हैं। अब अपनी वाली संस्था में आइए, हमने आपको सिखाया बंदा देखो, धंधा देखो, मॉड्यूल देखो, बुक देखो, मार्केट में साउंड देखो, सेल्स देखो। मार्केट में उसकी स्टडी कैसे की जाती है, जब आप उस पक्ष पर किसी चीज को देख लेते हैं तो आपका रास्ता सफर बहुत आसान हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आज हम लोगों का जो डिस्कशन है, 1 अगस्त इसकी लास्ट डेट है, आईपीओ ओपन है और हम लोग इसको चेकआउट करने जा रहे हैं कि कैसे हम इसको बेहतरीन तरीके से समझ सकें। तो लोटस डेवलपर जो है अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। आईपीओ की लास्ट डेट क्या है, 1 अगस्त, जो कि आपकी कल है। ठीक है, टाइमिंग उसमें मेंशन होता है कि कितनी देर तक के लिए आईपीओ ओपन है, उतने के भीतर आपको आईपीओ लगाना होता है। ठीक है, लॉट साइज वगैरह सब कुछ वहां पर बताया जा चुका है, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्प्ले पे होता है कि क्या बिड प्राइस है, क्या वहां पे प्राइस रेंज है, कितना आपको वहां पर अमूमन खरीदना पड़ेगा लॉट वाइज। फिर हम लोग यहां अप्रोच करेंगे कि लोटस डेवलपर को समझने का फंडामेंटली, कि यह फंडामेंटली कितनी मजबूत है। तो आपको पता है कि मैंने आप सबसे कहा था कि फंडामेंटली ही आपको यह देखना होता है कि कोई भी कंपनी कितनी मजबूत है ना। तो फंडामेंटल्स में हम लोगों को सबसे पहले काम करना है, और फंडामेंटल्स में मैंने आप लोगों को 3 ही बेहतरीन मंत्र दिया है, बंदा देखो, धंधा देखो, किताब मांग लो, बस 3 ही चीज तो बताई है। और उसके बाद आता है टेक्निकल। टेक्निकल का मतलब उनका चार्ट पैटर्न पर चले जाओ, रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। तो जाहिर सी बात है आईपीओ है तो हम चार्ट पैटर्न पर तो जाएंगे ही नहीं ना। अब आता है तीसरा शब्द, कंपनी की परफॉर्मेंस। मैंने आप सबसे क्या कहा था, बंदा बेहतरीन, धंधा बेहतरीन, किताब बेहतरीन, लेकिन परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। तो इसका मतलब अगर आप परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो इट मींस कि हम नुकसान वहां पर बुक करेंगे, क्योंकि आपने इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि लगातार हमें परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी होती है, कंसिस्टेंट ग्रोथ को ही हम कंसीडर करते हैं। यहां तक आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं, इसका हेल्थ चेकअप करने की कोशिश करते हैं कि ये लोटस डेवलपर करता क्या है, लोटस डेवलपर कहता क्या है। अब एक कदम आगे चलते हैं, सबसे बेहतरीन यहां से क्लास स्टार्ट करेंगे कि यहां पर जो है पहले लोटस सेलिब्रिटी का एंगल है। यहां पर एक जो एंगल है वो सेलिब्रिटी का एंगल है। अब सेलिब्रिटी एंगल दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेलिब्रिटी शब्द क्यों यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो सेलिब्रिटी एंगल क्यों है उसको हम लोग क्लास के अंततः पहुंच जाएंगे, बस थोड़ा सा आप लोगों को यहां के एंगल में सब्र करना है। अब इनका दूसरा पार्ट, इसको दिमाग में रखिएगा कि इनका सेलिब्रिटी एंगल क्या है। मैंने यहां पर इसको हाईलाइट क्यों किया है पूरी पीपीटी में, पहला शब्द सेलिब्रिटी एंगल। अब आता है दूसरा कि आप ऐसे किसी कंपनी को देख रहे हैं जहां पर वह कंपनी किसी को अपना कस्टमर भी बना रही है और इन्हीं को अपना इन्वेस्टर भी बना रही है। मतलब पहले उनको अपना प्रोडक्ट भी बेच रही है और ज्यादातर उनमें से उनके इन्वेस्टर भी हो जा रहे हैं। क्लियर हो गया। इसको थोड़ा एग्जांपल तहत है, तो आप हमसे पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ठीक है सर, हम आपके साथ अलाइन होकर के इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, इन्वेस्टर भी बन जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसमें दूसरा जो पॉजिटिव पार्ट आया वो क्या आया कि इनके पास इनका कस्टमर बेस तो है ही है और वही कस्टमर बेस इनका इन्वेस्टर बेस भी है। तो ये तो पॉजिटिव खबर हुई ना, ट्रस्ट का फैक्टर बढ़ा ना। यहां तक तो क्लियर हो गया। यह 2 साउंड मुझे पूरे रिसर्च में थोड़ा बेहतरीन लगा तो मैंने आपको बताया, और मैं आगे भी यह बता दूंगा कि मैं इस एंगल को क्यों हाईलाइट कर पाया और क्यों पॉइंट आउट कर पाया। अब आता है तीसरा विषय कि इन्होंने जो आईपीओ में मांग करी है, आईपीओ से जो पैसा जुटाना चाहते हैं, ये लगभग 800 करोड़ रुपए की प्लानिंग इनकी चल रही है। ठीक है, अब 800 करोड़ रुपए में इनकी जो ब्रांड पोजिशनिंग है, अच्छा इस पर कल भी हमारी चर्चा चल रही थी कि जो इनकी ब्रांड पोजिशनिंग है वो एज ए रियल एस्टेट में ये नहीं कहना चाहते कि मैं गरीब हूं और गरीब को दे रहा हूं। इन्होंने अपनी ब्रांड पोजिशनिंग कैसी रखी है कि भाई देखो हम रियल एस्टेट में एप्पल हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट। कल इस पर चर्चा चल रही थी हम लोग की
वो क्या कह रहे हैं, मैं रियल एस्टेट में तो हूं बट मैं फेरारी वाला हूं, एप्पल वाला हूं। इसका मतलब क्या, वो किस नीश पर काम कर रहे हैं, कौन सा उनका टारगेट ऑडियंस है, जिनके पास करोड़ का फिगर है, जो लग्जरियस चाहते हैं। इसका मतलब इनका फिगर कहां पर जाकर के अटैच्ड हो रहा है। और कल हम लोग इन्हीं की बात कर रहे थे, कल हम लोग ऐसे ही कुछ बात चर्चा कर रहे थे कि लोग जिस पर निवेश कर रहे हैं वह जरूरतों को खरीद रहे हैं, लेकिन चाहते खरीदना कुछ और है। यही तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। तो इसका मतलब यह भी सपनों का घर दे रहे थे, लेकिन दो तरह का घर दे रहे थे, एक जहां आप रह लेंगे, एक जहां रहने का इच्छा कर रही है, बेहतरीन विला हो ना। तो ये किस पे खर्च कर रहे हैं अपने आप को, वो वाले सेगमेंट में, एलीट क्लास में ना। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये अपनी ब्रांड पोजीशनिंग कैसे रख रहे हैं, क्या मिडिल क्लास पे आ रहे हैं, क्या लोअर मिडिल क्लास पे आ रहे हैं, ये कौन सी क्लास में जा रहे हैं, एलीट क्लास में जा रहे हैं। तो इसका मतलब पैसा कौन देगा, एलीट क्लास वाले देंगे। और वो क्या मांगते हैं, बेहतरीन लग्जरियस एम्बियंस, वो दे देगा, उसी के एवज में उनको बेहतरीन रिटर्न मिल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। तो देखो यहां पर आपने इनकी ब्रांड पोजीशनिंग भी देख ली, तो इस बात क्लियर हो गया कि इनका आगे का काम किस टारगेट ऑडियंस पर काम करने वाले हैं। यहां तक डन। अब चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। अब फंडामेंटली इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि कितने स्ट्रांग हैं। सबसे पहले इनकी ब्रांड पोजीशनिंग, तो इन्होंने बहुत क्लियर कट टू कट बता दिया कि देखो भाई मेरी ब्रांड पोजीशनिंग जो है वो एकदम इस क्षेत्र का एप्पल ही मानिए। मतलब एक बार आप हमसे जुड़ेंगे तो आप हमारे लॉयल हो जाएंगे, और आप हमारे कल्चर को, हमारे दिए हुए प्रोडक्ट को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो यू विल फील गुड बाय योरसेल्फ, आप अपने आप में अच्छी फीलिंग रखेंगे। तो इनकी ब्रांड पोजीशनिंग थोड़ा सा क्लियर हो गया। फिर दूसरा शब्द इसको समझिएगा, इनके पास जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है ना वो बेहतरीन है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको पता है, 100 रुपए अगर आप कोई चीज में बना करके ओवरऑल सेल आउट करना चाहते हैं तो 100 रुपए के बाद बच करके जो प्रॉफिट है वह प्रॉफिट का मार्जिन इनके पास बहुत अच्छा है, जो कि आगे हम डेटा वाइज भी देखेंगे। यहां ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं। खर्चा और चर्चा, यह दो चीजें अलग अलग विषय हैं। जैसे मैंने इनको एक दूसरे का रेसिप्रोकल इसलिए बनाया, बायजूस ने खर्चा ज्यादा किया था इसलिए चर्चा हो रही थी। तो खर्चा और चर्चा, इसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या हो गया, अरे भाई खर्च ही कर रहे हो तो चर्चा तो हो ही जाएगी। होर्डिंग लगा दिए, साउंड कर दिए, न्यूज़पेपर में निकलवा दिए, चारों तरफ तुम्हारा ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, तो चर्चा तो हो ही जाएगी ना। बट उस चर्चा का रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट खर्चा ही था। अब वह खर्चा आपके बैलेंस शीट में भी तो आ जाएगी, और उस खर्चे के एवज में क्या हम कस्टमर का कितना फुटफॉलिंग हुई, कस्टमर का कितना कन्वर्जन हुआ, क्या उसका रेट नहीं लेंगे? यकीनन लेंगे। इसका मतलब अगर शाहरुख खान ने 8 करोड़ रुपए इस चीज का ऐड का लिया तो 8 करोड़ रुपए कंपनी के बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हुई, और 8 करोड़ का खर्चे पर हमने कितना ऑडियंस, कितना कस्टमर लाया, उसका भी तो रिफ्लेक्शन आना चाहिए बैलेंस शीट में। तो इसी को हम लोगों ने यहाँ पे खर्चा और चर्चा बोला, जो कि आगे आप भविष्य में यह देख पाएंगे कि यह कितना बैलेंस करके चल पाए हैं, यह कितना सिस्टमैटिक करके चल पाए हैं। ठीक है। इबिट्टा शब्द आपको याद होगा, हम लोग फंडामेंटली पढ़ रहे हैं कि इबिट्टा और इबिड्डा दो शब्द को लेकर के हम लोग की चर्चा है। तो यहां पर आपके पास इबिड्डा लिखा हुआ है, इबिड्डा इनका है 52%। 52% का मतलब यह है कि भैया 100 में सब काट पिटा के 52 तो मेरा बनता है, इसको इबिड्डा कहते हैं। 100 में सब काट पीट के मेरे घर में कितना बच रहा है, 52 रुपया बच रहा है। तो जब 52 रुपए बच रहा है तो क्या ये वाला जस्टिफाइड हो गया? प्रॉफिट ऑफ मार्जिन एक हाई मार्जिन है, 100 में 52 तो मेरा ही है ना। तो इनका इबिड्डा इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बेहतरीन है और हम सस्टेनेबल हो जाएंगे। और जिसका प्रॉफिट अच्छा है तो जाहिर सी बात है उसके बैलेंस शीट में सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। इतना तो थोड़ा सा हम रिलेट भी कर पा रहे हैं क्योंकि आपने फंडामेंटल पढ़ लिया हुआ है। चलिए एक कदम और आगे चलते हैं कि अब हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना होता है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, आईपीओ कब आ रहा है, कब ओपन हो रहा है, कब क्लोज हो रहा है, आईपीओ का लॉट साइज क्या है, आईपीओ का प्राइस बैंड क्या है, यह सब जानकारी आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है बिजनेस मॉड्यूल, ये करते क्या है, बेचते क्या है, बनाते क्या है, कमाते कैसे हैं।
तो इसकी चर्चा होती है बिजनेस मॉड्यूल में। फिर तीसरा एंगल मैंने आपसे कहा था कि इसमें एक सेलिब्रिटी एंगल भी है, इसको आप लोग हमेशा अपने दिमाग में क्यूरियोसिटी का बना के रखिएगा, जो आपको थोड़ा सा लास्ट में इन्फ्लुएंस भी करेगा, बेहतरीन थोड़ा सा एक थॉट प्रोसेस में क्लियरिटी भी लाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात हमेशा करिए कि इस कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी की वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ पर आप खर्चा करते हैं, स्ट्रेंथ पे आप इन्वेस्ट करते हैं, और जो आपका वीकनेस है उस पर थोड़ा सा आप इस बात पर चर्चा करते हैं कि जो वीकनेस है वो कितनी जल्दी कंपनी कंट्रोल कर ले जाएगी, कैसे उस चीज को लेकर के मैनेज कर पाएगी, वह वीकनेस पे कितना काम कर रही है। ये सारी चर्चा और परिचर्चा किस पर चलती है, आपकी स्ट्रेंथ पर। अब आता है फ्यूचर ग्रोथ। अगर मान लीजिए वो बहुत अच्छा कर रहा है या कर रही है, तब तक तो ठीक है, ये तो सस्टेनेबिलिटी कहते हैं इसको, लेकिन उसका ट्रेजेक्टरी ऐसे नहीं होना चाहिए, उसकी ट्रेजेक्टरी ऐसे होनी चाहिए। तो इसका मतलब आप किसी भी कंपनी को जब एनालिसिस करेंगे तो ये चीज ध्यान देंगे ना कि भाई फ्यूचर इसका ग्रोथ है या नहीं है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट वाले पर आइए, सेल्स एंड प्रॉफिट। कल याद होगा हम लोग क्लास पढ़ते समय कहते हैं सेल्स अलग विषय है और प्रॉफिट अलग विषय है। सेल्स कर हो सकता है बैलेंस शीट में 1 करोड़ आए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम प्रॉफिटेबल हो जाएं। तो अगर हम आपको ऐसे बोले कि हमारी जो सेल्स है वो साल भर की 3 करोड़ रुपए है, तो इससे आपको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है वो कर्ज में ही हो। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों विषय को अलग अलग जस्टिफाइड करिए, दोनों विषय को अलग अलग लेकर के चलिए। फिर आता है गोल। शॉर्ट टर्म गोल अलग देखिए, लॉन्ग टर्म गोल अलग देखिए, तो यहां पर आपको गोल भी देख लेना। फिर आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये क्या होता है कि आप अपना फंड लगाने जा रहे हैं, तो एक चीज को लेकर के हमेशा से भूमिका में सक्रिय रहिए कि हम जो लगाने जा रहे हैं तो उसका मेरा रिवॉर्ड लेवल ये हो सकता है, और जो इसके एवज में मैं रिस्क उठा सकती हूं तो ये इतना उठा सकती हूं। तो रिस्क और रिवॉर्ड को हमेशा कैलकुलेट करे रखा करिए, क्योंकि जब हम आईपीओ बात करते हैं तो एक्साइटमेंट में हम आईपीओ ले तो लेते हैं, लेकिन हम अपना रिस्क और रिवॉर्ड नहीं समझ पाते, क्योंकि सेम डे जब वह 33% आपको देने की औकात रखता है तो वह, तो इसलिए आप लोग इस वाले फैक्टर को भी ध्यान में रखिएगा। रिस्क तो ओवरऑल इतना बेसिक फंडामेंटल है जिसकी जानकारी आपके पास तह पर होनी चाहिए। यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब एक कदम आगे चलते हैं। थोड़ा कंपनी की हिस्ट्री में पहला शब्द आता है बंदा, तो यकीनन आपको बंदे को जानना जरूरी है। तो अगर हम इनको देखें तो ये आनंद कमलानयन पंडित इनका नाम है, जो कि चेयरपर्सन भी हैं और कंपनी में एमडी भी हैं। ठीक है, तो अब इनका काम क्या रहा? अपनी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट किए। अब शिक्षा दीक्षा इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इनको लगा कि बेहतरीन जो है मुझको रियल एस्टेट के क्षेत्र में कुछ करना है। अब रियल एस्टेट के क्षेत्र में कुछ करना है तो ये उस क्षेत्र में आगे बढ़े, तो इन्होंने चुनाव मुंबई से किया। ठीक है, अब मुंबई में जाकर के अपना पहली कंपनी स्टेबल कर लिए और वहां से अपना सफर शुरू कर रहे हैं। अब सेलिब्रिटी एंगल क्या होगा, अब यहीं से चर्चा का विषय शुरू होगा। इन्होंने रियल एस्टेट का काम शुरू किया, इन्होंने उस आदमी को कैटर करने की कोशिश करी जो इससे पहले आपने देखा एलीट क्लास, बेहतरीन क्लास को ध्यान में रखा इन्होंने। अब यहां से एक कदम आगे चलिए, फर्स्ट मूव इनको क्या मिला? जो इन्होंने पहला रियल एस्टेट के क्षेत्र में जब कदम रखा, और आप याद रखिएगा रियल एस्टेट में एक बड़े फंड की आवश्यकता होती है, रियल एस्टेट में बड़ा फंड डंप होता है, रियल एस्टेट में जल्दी से वो फंड खाली होना मुश्किल होता है, ये सब सफर होते हैं उसमें। जैसे आपने अपने घर को, मकान को बनवाया, 50-60 लाख रुपए खर्च किया, तो 50-60 लाख रुपए डंप भी तो है। अब वह 50-60 लाख रुपए मेंटेन भी तो कर रहा है, और जब आप उसे सेल आउट के बारे में सोचेंगे तो आपको तुरंत नहीं दे सकता ना। तो इसलिए यह चीज इनके पास जो पार्ट आया, उस पार्ट में सबसे पहली चीज आई, फर्स्ट मूव में आया सेलिब्रिटी एंगल। और आप, आई होप यहां सबके दिमाग में बार बार आ रहा होगा ये सेलिब्रिटी एंगल किसी कंपनी में पहली बार सुनाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा ना उत्सुकता बना के रखिएगा, मिल जाएगा। फिर आता है लाइट एसेट मॉडल। देखिए किसी भी कंपनी में ना लाइट एसेट मॉडल का मतलब क्या होता है कि आपके पंखों पर अगर बोझ कम होगा तो वह चिड़िया ज्यादा उड़ सकती है। इसको कहते हैं लाइट एसेट मॉडल। लाइट एसेट मॉडल मतलब अपने जीवन के जो है ना आयाम, उसमें ज्यादा बोझ नहीं रखना है। अगर आपने बोझ रखा तो आप 2 गलतियां करेंगे, एक तो उड़ नहीं पाएंगे और दूसरा
डिग्रोथ होते जाएंगे। बोझ है ना, वो दबाएगा भी तो यहां पर लाइट एसेट मॉडल का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी पर बोझ कम से कम होना चाहिए। बोझ कम रहेगा तो वह उतनी ही तेजी से ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए आप क्या करिए, उस कंपनी को देखिए जिस पर प्रॉफिट बेहतरीन हो, लोन कम हो ना। तो ऐसे लाइट एसेट मॉडल को समझ। आईटी सेक्टर को क्या लगता है लाइट एसेट मॉडल होता है, एक ऐप पे सब, ग्रोथ के चांसेस तेज, तो इसको कहते हैं लाइट एसेट मॉडल ना। धीरे धीरे आप इस चीज को समझेंगे। बस लाइट एसेट मॉडल को ऐसे समझिए कि क्या इस कंपनी के पास कोई ऐसी सुविधा भी है कि ये बहुत तेजी से उड़ सके, ठीक है, तो इसको कहते हैं लाइट एसेट मॉडल। अब आप थोड़ी देर बाद इस बात को जस्टिफाइड भी डेटा से हो जाएंगे कि लाइट एसेट मॉडल होता क्या है। अभी आगे डेटा से भी आपको इस चीज को समझा देंगे। फिर आता है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। पहले यह व्यक्ति इस दुनिया में आने से पहले यही काम करते थे जो आप करने बैठे हुए हैं, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। एक अच्छा कैपिटल आया और उस कैपिटल को फिर इन्होंने, और आपसे मैं क्या कहता हूं, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट का मतलब सिर्फ और सिर्फ किसी स्टॉक में जाकर पैसा लगाना नहीं होता। आप इन्वेस्टिंग सीखने बैठे हैं। इन्वेस्टिंग गोल्ड भी है, इन्वेस्टिंग नॉलेज भी है, इन्वेस्टिंग मकान भी है, इन्वेस्टिंग कार भी है, सब इन्वेस्टिंग का पार्ट है। तो आपको यह मनी मैनेजमेंट समझना होता है, ना कि किसी स्टॉक में लगाकर वो थोड़ा सा ग्रीन हो गया, उसमें से कुछ पैसा निकाल लिए, जेब में आ गया, वो हमारे लिए इन्वेस्टिंग का पार्ट हो गया, वह शॉर्टकट का पार्ट है। तो इन्होंने पहले अपना करियर कहां से बनाया था, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। वहां से इन्होंने एक अच्छा फंड उठाया और कैपिटली मजबूत होकर के फिर आगे का मूवमेंट इन्होंने लिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब एक कदम और आगे चलते हैं। अमूमन आप ये सोच के देखिए कि पहले रियल एस्टेट के बिजनेस में ज्यादातर होता क्या है। तो ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी कंपनी के बारे में चर्चा, कंपनी तो बड़ी है, मतलब बिजनेस मॉडल कोई ऐसा बड़ा नहीं है, रॉकेट साइंस पर बेस्ड नहीं है कि नासा में जाके कुछ काम कर रहा है। सिंपल है रियल एस्टेट का बिजनेस। तो रियल एस्टेट में पहले क्या होता है, जमीन, या तो लोग जमीन खरीद लेते हैं, जमीन आपको बेच देते हैं, बीच में एक प्रॉफिट मार्जिन आ जाता है, उसी को जमीन का बिजनेस कहते हैं। और फिर दूसरा आता है ये वाला, जहां वो आपके सपनों का मकान बन जाता है, उस मकान को आप देखते हैं, फिर निवेश करते हैं, आपका हो जाता है। वह मकान बनाने और जमीन से जुड़ा हुआ दोनों विषय का जो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होता है वो उसका हो जाता है। यही दो तरह का तो बिजनेस होता है ना भाई, और तो इसके अलावा नहीं होता। रियल एस्टेट यही है। अब इसी में एक कदम आगे चलिए, इस बिजनेस को कहते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। डन। जो आदमी क्या करता है, जमीन लेता है, जमीन बेच देता है, जमीन लेता है, मकान बना के बेच देता है, उसको कहते हैं यू आर इन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। डन। और जो आदमी, इसी का दूसरा पार्ट भी होता है जो सबसे मजेदार पार्ट होता है और जिसको करना टफ है लेकिन है बहुत जबरदस्त, इसको कहते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। आजकल इंडिया में बहुत तेजी से काम कर रहा है। हेरिटेज, ये जो बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी बिल्डिंग खाली रहा करती थी, बड़े बड़े हेरिटेज हाउसेस खाली रहा करते थे, उसको आज होटल में बदल रहे हैं, रेस्टोरेंट में बदल रहे हैं ना। तो यह भी रीडेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है कि आपकी इमारत फालतू पड़ी है, हमें दे दीजिए, हम इसे रिकंस्ट्रक्ट कर देंगे, बेहतरीन बना देंगे, और उसके बाद आकर के इसमें आप बेहतरीन होटल का बिजनेस करिए, और लाइक दैट। तो इसको क्या कहते हैं, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इनकी मास्टरी है, जिस पर लोग नहीं जाते, साइड का बिजनेस मानते हैं, बहुत टफ मानते हैं। इनका ये प्राइम बिजनेस है। तो कंपटीशन खत्म हो गया ना। मैं एज ए रियल एस्टेट कह रहा हूं कि यार ये वाला सेक्टर बहुत टफ है और वो उसके मास्टर हैं, तो हम लोग तो ऑलरेडी उस क्षेत्र से बाहर हो गए और वो उस क्षेत्र का मास्टर हो गया। अब वो मन मर्जी अपनी चीजें कर रहा है, बेहतरीन कर रहा है। इधर तक क्लियर हो गया। अब रीडेवलपमेंट क्या होता है उसको एक एक करके आगे हम लोग समझेंगे। अब पहला विषय आता है कि यहां पर, एक सेकंड, हां ये वाला। अब इसमें पहला विषय आता है कि भाई समझ में आ गया कि तुम रीडेवलपमेंट करते हो, तुम ग्रीन फील्ड में भी हो, लेकिन सेकंड जॉब है तुम्हारा, प्राइमरी जॉब क्या है, तुम रीडेवलपमेंट करते हो। रीडेवलपमेंट का स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि रीडेवलपमेंट क्या होता है। अब यहां पर एक चीज आप लोगों से लगातार मैं बोल रहा था, इसको दिमाग में होल्ड करना है
सेलिब्रिटी एंगल सुनिएगा, यदि अगर आप, मैं एक कंपनी हूं, ये मान लो मैं आस्थाना ट्रेडिंग स्कूल की ही बात कर लेता हूं, और मान लीजिए कि हम किसी भी सेलिब्रिटी को लाएं और इनसे फीता कटवाएं और इनसे फोटो लें और इनसे कहें कि भाई हम आपका फोटो का यूज करना चाहते हैं ब्रांड में, तो क्या हमें पैसा देना पड़ेगा? तो उत्तर आता है हाँ बिल्कुल देना पड़ेगा। शाहरुख खान को अगर आप अपने वेबसाइट पे लाओगे तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहां तक ठीक है। अब यदि अगर लोटस डेवलपर ने जो पहला फ्लैट बनाया, जो बेहतरीन कंस्ट्रक्शन बनाया, उसमें जो नीचे का फ्लोर है, जो बेहतरीन पॉश फ्लोर है, जो एकदम डेकोरेटिव है, उसको अमिताभ बच्चन अगर खरीद रखे हो, तो उस ब्रांड के लिए वो क्या है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर जगह वो जाके डंके की चोट पे कह सकता है ये वाला, हाँ ये तो मेरा प्रोजेक्ट है जिसमें अमिताभ बच्चन रहते हैं। अब अगर वो चाहे तो अमिताभ बच्चन की रजिस्ट्री दिखा सकता है, अमिताभ बच्चन का फोटो डिस्प्ले कर सकता है, क्योंकि अब वो उनको मार्केटाइज नहीं कर रहा है, वो तो रियल डेटा दे रहा है, मेरे यहां ही रहते हैं। अगर मैं कहूं मेरे यहां अमिताभ बच्चन जी पढ़ते हैं, तो मेरे को, मैं कहां गलत बोल रहा हूं? और मैं तो उनको जहां मर्जी वहां यूज करूंगा ना, बोल बोल के मेरे यहां रहते हैं, मेरे यहां पढ़ते हैं, और सच है पढ़ते हैं। तो यहां पर बात समझ में आ गई, सेलिब्रिटी एंगल। अब सिर्फ अमिताभ बच्चन हुआ, अब इन्होंने जब दूसरा प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें शाहरुख खान खरीद लिए, तीसरा प्रोजेक्ट बनाए तो उसमें टाइगर श्रॉफ खरीद लिए, जब चौथा प्रोजेक्ट बनाए तो इस तरीके से जितने इनके प्रोजेक्ट हैं उसमें बेहतरीन कलाकार जितने लोग हैं, जितने बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, जितने बेहतरीन एलीट क्लास के लोग हैं, वो उनके कहीं ना कहीं कस्टमर हैं। तो फ्री फंड की इतनी बेहतरीन ब्रांडिंग मिल गई ना, डन। हेमा मालिनी जी हैं। अब आप सोच के देखिए कि कैसे प्रमोट हो रहा है। अच्छा इसमें हेमा मालिनी रहती है, वहां ये जहां रहेंगे वो सबसे बढ़िया ही होगा, एकदम पीश, एकदम पॉश, एकदम एलीट, एकदम जो है सड़क के एकदम बीचों बीच बेहतरीन जगह का इनका प्रोजेक्ट होता है। तो ये बात समझ में आ गई, सेलिब्रिटी एंगल, इनका कस्टमर ही इनका सेलिब्रिटी है। और ये बता बता के, जैसे अभी देखिए आप ही ने बोला वहां वाले मथुरा में हेमा मालिनी जी रहती हैं, देखिए प्रमोशन हो गया, और जब उनको जरूरत पड़ेगी तो वो बताएंगे, समझाएंगे। बस यही हुआ ना सेलिब्रिटी एंगल, इसलिए मैंने इसको पकड़ के हाईलाइट कर दिया कि यहां लोगों को बुलाना पड़ता है, यहां वो उनका ही कस्टमर है। तो यहां पर सेलिब्रिटी एंगल क्लियर हो गया, ये इनको प्रमोट कर पा रहे हैं, बेहतरीन इनको कैश कर पा रहे हैं, और एक ट्रस्ट तो अलग भी बिल्डअप हो रहा है ना। यहां तक क्लियर हो गया सेलिब्रिटी एंगल। अब दूसरे विषय सुनिए, सेलिब्रिटी एंगल इनका कस्टमर भी था और यही इनका इन्वेस्टर भी था। उसने कहा क्या कर रहे हो? उसने कहा ये कितने दे रहे हो? सर 150 करोड़। चलो 150 करोड़ तो रखो, लेकिन एक बात बताओ, ऐसा और भी तो प्रोजेक्ट बनाते होगे? हाँ बिल्कुल बनाते हैं साहब। चीज समझ में आई। अब अमिताभ बच्चन के साथ घूमने वाला भी अभिषेक बच्चन ही होगा, तो इसका मतलब उनके जहन में दूसरा प्रोजेक्ट आया कि ऐसा करो वहां पर बांद्रा में बनाओ बेहतरीन, और ऐसा करो जो बनाने में खर्चा आएगा उसमें मेरे साथ तुम पार्टनरशिप कर लो, मैं तुम्हें निवेश कर दे रहा हूं। तो अमिताभ बच्चन ने उनको चेक उठा के दे दिया निवेश का भी। एक तो कस्टमर बने, वहां से आया 52% इबिट्टा उल्टा, ऊपर से एक एडिशनल चेक भी कि जाओ ये वाला भी प्रोजेक्ट बनाओ। अब उस प्रोजेक्ट में जब बनाए तो फिर आपके पास ही आ गए कि अब इसका क्या करें। ठीक है, एक हमारे साहब पूछ रहे थे, मैं उनको भेज दे रहा हूं, उनको दे दो। उसके ऊपर वाला क्या होगा? तो सर उसके ऊपर वाला आप बताइए क्या होगा? कोई बात नहीं है, वो बहुत दिन से जैकलिन फर्नांडिस ढूंढ रही थी, नहीं मिल रहा है, खरीदने में थोड़ी दिक्कत है, रेंट पे दे दो, 1.5 करोड़ रुपए महीना, रेंट का बिजनेस भी शुरू, नीचे का बुकिंग भी फाइनल, रिकमेंडेशन भी कर रहा है सेलिब्रिटी, खरीद भी रहा है सेलिब्रिटी, 52% इबिट्टा, और ऊपर से सेलिब्रिटी खरीदने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी दे रहा है। इसी को कहते हैं 5 उंगलियां घी में। अब समझ आया? यहां तक तो डाउट नहीं है ना? सेलिब्रिटी एंगल में किसी कोई डाउट? क्लियर हो गया ना मैं बार बार क्यों कह रहा था? और यही इनकी उस शहर में पहचान बना दे रहा है कि फला जगह फला रहते हैं। इनकी मार्केटिंग बहुत बेहतरीन हो जा रही है। मार्केटिंग का इनका खर्चा 0 है। जो अभी आप खर्चा वर्सेस चर्चा पढ़ेंगे आप देखेंगे इनकी खर्चा लगभग 0 है, क्योंकि इनका खर्चा कम हो रहा है और चर्चा ज्यादा हो रही है ना। आप समझ आ गया? यहां तक किसी कोई डाउट तो नहीं है?
अब एक कदम आगे चलते हैं, यह विषय आप लोगों ने पढ़ लिया, यह विषय पढ़ लिया, यहां तक पढ़ लिए, रियल एस्टेट में रीडेवलपमेंट पढ़ लिए। अब रीडेवलपमेंट में जाने से पहले एक चीज समझिएगा कि अब इनका खर्चा कम क्यों हो रहा है और यह इस क्षेत्र में महारत क्यों कर ली है जबकि दूसरा वाला इस क्षेत्र में घुस ही नहीं रहा है। यह भी तो प्रश्न आ रहा होगा। कल ये आपकी स्ट्रेंथ है तो ये आपके वीकनेस भी तो दिमाग में आ रही होगी कि भाई अगर ऐसा होता तो दूसरा वाला नहीं कर रहा होता ना। तो कई बार किसी चीज को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि अब वहां दूसरा घुसता भी है तो उसके लिए वो बैरियर का काम करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे थोड़ा सरल कर देते हैं क्योंकि ये फिलोसफिकल हो गया। अब अगर कोई टेलीकॉम सेक्टर में घुसना चाहे तो बहुत सोचेगा क्योंकि अब इतना बड़ा एक जाइंट खड़ा हो गया है और इतना फंड की आवश्यकता पड़ गई है कि अब वो ये नहीं सोच के आ सकता मेहनत करेंगे, सिम बेचेंगे, डेटा अच्छा देंगे ना। वो वाला वहां का परफेक्ट बाप दादा बन गया है और इतना बड़ा वहां लाइन खींच दिया है कि अब उसके पास अगर आप लाइन खींचना चाहते हो तो उससे बड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी। अब वो पॉसिबल नहीं रह गया। कहां से लाओगे 7 लाख करोड़ रुपए ना। तो इसलिए वह इस क्षेत्र का बड़ा नामी गिरामी आदमी बन गया। अब इससे फायदा क्या हो रहा है इसको समझिए, सुनते जाइएगा, बड़ा प्रैक्टिकल समझाएंगे। मान लीजिए कि ये जो आपकी बिल्डिंग थी जहां आप रहते हैं, जिसको आप फ्लैट कहते हैं, ये जो फ्लैट है ये कल की डेट में समय दर समय कमजोर होता जाएगा। 30, 40, 50, 60, 70, 100 साल बाद यह कमजोर हो जाएगा, राइट। 50-60 साल में। और यही कारण है बहुत सारे लोगों को लगता है फ्लैट में निवेश ठीक नहीं है। कभी उस पर चर्चा अलग से होगी, गुड एसेट बैड एसेट। लेकिन अभी इस पर पर्टिकुलर समझिए कि इनका मॉड्यूल क्या है। 60 साल बाद ही आपके पास पहुंच गए आपकी इसी मानसिकता को कैश करने कि देखो जिसमें तुम रह रहे हो जर्जर होने वाली है, 70 साल बाद निपट जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, काहे परेशान हो। और हम ऑलरेडी इस मानसिकता से ग्रसित भी हैं, आगे वाला दवा भी लाया है, तो आपके पास ऑप्शन थोड़ा कम रहेगा। और अगर यह व्यक्ति आपको यह कहे कि इसको तोड़ेंगे तो ठीक है, और जो तुमको तोड़ने के बाद जो वहां रख रहे हैं ना कुछ दिन के लिए, उसमें रहना, खाना, आना जाना सब मेरा, ये तो सोने पे सुहागा है, कंपनी का एथिक्स है। चलो आपको उठा के वहां रख दिया और जब तक आप है वहां साल भर तक पूरा खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी। यहां तक तो कहानी अच्छी लग रही होगी। अब इसी में एक एडिशनल और खर्चा बताते हैं। आपसे कहा गया कि तुम रहते हो इस फ्लोर में और इसकी पूरी नाप है 1200 स्क्वायर फीट। तुम परेशान ना हो, हम जब इसे बनाएंगे तो हम तुमको 1800 स्क्वायर फीट इसी रेट पर दे देंगे। मतलब तुमको कुछ एक्स्ट्रा नहीं देना है हमको, तुम गए हो वहां रहे हो वो खर्चा ले लो, वापस आना तो 1200 स्क्वायर फीट की जगह 1800 स्क्वायर फीट ले लेना। यहां तक डन? कोई डाउट तो नहीं है? ये 3 मंजिला था ना, इसके ऊपर तो अभी 17 मंजिला बनेगा ना, और 3 मंजिल से 17 मंजिल में हम 1200 वाले को 1800 स्क्वायर फीट देके फिर उसके बाद वो कहेंगे, उनके घर की महिलाएं भी होंगी, नहीं नहीं ये मेरा सपनों घर, वो कहेंगे सुनो तुम्हारे सपनों घर में किचन छोटा था, मैं इसे मार्बल के साथ खींच के बड़ा कर दूंगा। तुम्हारे यहाँ वॉश बेसिन ऐसी लगी थी, परेशान नो जैगुआर का लगा मिलेगा। तुम्हारे यहाँ मार्बल्स लगा था, परेशान नो टाइल्स मिलेगी। ये इसका लेआउट देखिए। सब लोगों ने कहा यही मिलेगा। उन्होंने कहा कि आप समझिए कि हम इस क्षेत्र के एप्पल हैं, जो कहेंगे वो देंगे। फिर लोगों ने किसी वजह से ट्रस्ट कर लिया और चेकलिस्ट लेके चले गए कि बोले हैं तो मिलेगा। जब वो वापस आई, उन्होंने अपनी सोच से बड़ा, सोच से बेहतरीन और सोच से क्लासिक देखा। इनकी कंपनी की सबसे बेहतर बात बताता हूं, क्योंकि मैंने तो बहुत प्रोजेक्ट्स को रिसर्च किया, क्योंकि जब मैं आपके सामने कोई चीज देता हूं तो कोशिश करता हूं एकदम एलीट फीलिंग आएगी। और इन्होंने ये नहीं कहा, सुनिएगा, कि एक व्यापारी क्या होता है, और यही कारण है सूरत, अहमदाबाद और फलाने ठिकाने वाले लोग आगे बढ़ गए। अब सुनिएगा, उसने कहा कि देखो भाई, सेकंड फ्लोर पे जो आएगा वो अलग मुद्दा है, इस व्यक्ति ने सबसे पहले मुझे ये दिया तब उसके ऊपर बना, इनको तो बेस्ट देंगे। दूसरे होते तो क्या सोचते हैं, इनको हम बना लिए हैं बेवकूफ, अब इनको हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। वो क्या कह रहा है, देखो बड़े का सोच क्या होती है। वो कह रहा है कि ये मेरे माई बाप हैं भाई, इन्हीं ने तो दिया है,
5 फ्लोर तो था, हम तो इसके ऊपर 17 बनाएंगे। इन 5 फ्लोर वालों को सबसे बेटर देंगे, क्योंकि इनकी वजह से मुझे आगे भविष्य में अभी बताएंगे क्या क्या नहीं करना पड़ा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इन्होंने इनको बेहतरीन चीज दी, 1200 की जगह 1800 दिया, जहां रूम रह रहे थे खा रहे थे उसका खर्चा उठाया, आने जाने का सामान का पूरा बिल दिया, जो टूट फूट हो जाएगी उसको दिया। आपकी सोच से अच्छा क्लास है। अब आप बताइएगा, जिस जगह आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, आप प्राउड फील कर रहे हैं, एलिट क्लास में रह रहे हैं, इसके ऊपर हेमा मालिनी रह रही हो, अपने आप में आपका मूवमेंट, और आप इसको चर्चा नहीं करेंगे। अब आप जब इसे चर्चा करेंगे तो यह कंपनी का वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा, जहां कंपनी आपके द्वारा दिए चर्चे पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रही है। जब आप इसको चर्चा करेंगे आगे वाले पर, तो आप उनसे कहेंगे साहब ठीक है, आज का जो रेट रखे हो, ये मेरी एक तो मौसी भी है, वो चाहती है कि ऊपर वाला ले लें, चलिए ठीक है, एक डन। कौन खरीद रहा है, वो जो उनका कस्टमर है। किसको बेच रहा है, अपने ही नेटवर्क के लोगों को बेच रहा है। क्यों, क्योंकि यकीनन आप चाहते हैं कि जहां पे मैं हूं वहां पर तरक्की में और कोई भी दूसरा बस जाए, तो आप उसको रेफरल भी कर रहे हैं, और रेफरल के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ रहा है। बैठे बैठाए आपने किसी को रिकमेंड कर दिया, कोई आया 100 रुपए का सामान खरीद दिया, फिर 52% मेरा हो गया। तो हमने आपको, जबकि आप यहां सोचिए, अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट का काम हो जाए तो आप अगर छोड़ेंगे तो आप दिल की धड़कन को लेकर बाहर जाएंगे, और जब तक लौट के आएंगे मुझे लगता है कोमा हो चुका होगा। क्यों हो चुका होगा, जाएंगे आप कोशिश करेंगे कि हमें बेहतरीन टाइल्स मिलेगी, वो मिलेगी डॉट डॉट डॉट, आप सोचेंगे हमें बेहतरीन इंटीरियर मिलेगा, वो खाली चिपकाया गया होगा कि जब तक वो आए 15-20 दिन, 5 महीना 6 महीना टिके, तब तक न गिरे। ये हालात हैं। लेकिन उसने कैसे इस कंपनी को बेहतरीन बनाया, उसने कहा यही सब है, मैं 10 रुपए इसमें मार्जिन नहीं लेना चाहता, मैं इनके ऊपर निवेश करना चाहता हूं। जब आप देना सीख जाएंगे तो आप पाना सीख जाएंगे। डन। तो यहां पर यह बात तो क्लियर हो गई, रीडेवलपमेंट का स्ट्रक्चर तो क्लियर हो गया कि ये करना क्या चाहते हैं, होता क्या है। अब एक कदम और आगे चलिए, इनसे इनको क्या क्या फायदा मिला बताइए। क्या इनको जमीन खरीदनी पड़ी? अब जैसे मुझे कोई साइट डेवलप करना है तो पहले जमीन पर ही सबसे बड़ा निवेश हो जाता है, कैपिटल डंप। यहां जमीन दूसरे की, ना रजिस्ट्री का खर्चा, ना दुनिया का खर्चा, जमीन का दुनियादारी का खर्चा हमें नहीं हुआ। अब आता है दूसरा, इन्होंने न्यू कस्टमर और ओल्ड कस्टमर में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने कहा जिसके ऊपर जैसा निर्माण हुआ है वैसा ही निर्माण आपका भी हुआ है, चेक करके देखे। तो उन्होंने क्या लिया, दिल जीता। यहां तक क्लियर हो गया। तीसरे नंबर पे आइए, जब दिल जीता तो उन्होंने चर्चा किया, चर्चा में क्या मिल गया, वर्ड ऑफ माउथ, बिना मार्केटिंग किए हुए। डन। फिर चौथे नंबर पे आइए, प्रोडक्ट। इन्होंने कहा था कि हम इस क्षेत्र के एप्पल ही हैं, और उन्होंने वह फील भी आपको दिया। तो यहां पे दे बिलीव कि हम महंगे हैं। याद है कल हम लोगों ने आपको पढ़ाया था, वो ये नहीं कहते कि हम आपको सस्ती चीज देंगे, वो ये कह रहे हैं हम महंगे हैं, हम आपको महंगी चीज दे रहे हैं, लेकिन जो आप पा रहे हैं उसकी तुलना दूसरों से अतुलनीय ही रहेगी। तो ये क्लियर ब्रांड बता रहे हैं अपने आप को, क्या कि एप्पल है, 1.5 लाख में फोन दे रहे हैं, लेकिन यार यूज करोगे परेशान मत हो, 15 साल बाद भी अगर सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो तुम्हारे वाले में अपने आप से हो जाएगा। ये दे रहे हैं, यह बिलीव कि हम महंगे हैं और तुम्हें भी महंगा कर देंगे, तुम्हें भी एलीट क्लास में ले आएंगे। राइट। लोकेशन सिलेक्शन, ये वहां जाकर लोकेशन सेलेक्ट नहीं करते जहां कि जाएंगे फिर कभी एक दिन जंगल को मंगल बनाएंगे, नहीं, जहां ऑलरेडी मंगल ग्रह है वह उसी जगह पर जाकर के ही मार्केट को। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि एलीट क्लास वहां नहीं, एलीट क्लास चाहता है कि हर चीज उनके कनेक्शन में रहे, नेटवर्क में रहे, सिविल लाइंस में रहे। तो उन्होंने क्या किया, अपने क्या से लोकेशन को सेलेक्ट कहां किया, एकदम पॉश में। यहां तक क्लियर। इनका सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट जो आपने देखा था ना, मैंने कहा था लाइट एसेट मॉडल। इसका मतलब ये होता है तुरंत काम लो, करो और आगे बढ़ो। सामान्य ब्रेन क्या कहता है, काम लो, उलझे रहो और जिंदगी भर करते रहो।
बस इतना ही अंतर है। ऊपर वाले से पूछा जाएगा क्या क्या किए, बहुत काम किए। नीचे वाले से पूछा जाएगा हम भी बहुत काम किए। दोनों काम में बस इतना ही अंतर है, उसने कई काम किया और उसने एक ही काम को बहुत किया। इसलिए इनका लाइट एसेट मॉडल है, ये एक जगह फंसते नहीं है। इनका एक ही काम है, तुरंत करो, तुरंत बनाओ, तुरंत बेचो, तुरंत फुर्सत मारो। ये नहीं कि वहां पे पहले 20 बीघा, फिर प्लॉटिंग, फिर 6 साल 7 साल, नहीं, जल्दी फटाक कंस्ट्रक्शन, फटाक बेचो, बाहर हो जाओ। इससे इनको एडवांटेज क्या मिला, जमीन खरीदनी नहीं, तामझाम कुछ है नहीं, तो यकीनन वो प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अब इनके थोड़ा फंडामेंटल पर आओ, इनसे इनकी किताब मांग लो। मैंने पढ़ाया था ना, मॉड्यूल पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, अब तो लास्ट में आप बुक मांगेंगे ना, अब आप किताब मांगिए। अब किताब में चलिए, इबिट्टा 100 में 52 मेरा है, कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया। पैट, पैट का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां से 100 में 52 तो मेरा था, लेकिन टैक्स भी तो दोगे ना भाई। यहां हम लोग क्या कोशिश करते हैं, इनकम पे इनकम रहे लेकिन टैक्स ना रहे। यहां क्या होता है, या कोई भी कंपनी या कोई भी विशेष कोई भी राज्य आगे बढ़ा है, वह टैक्स देके ही बढ़ा है। यहां पर क्या है, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 42%, मतलब ओवरऑल 100 में 42 तो घर ही जाएगा ही जाएगा। 100 करोड़ का काम हुआ तो 42 करोड़ मेरा है। सही लग रहा है, ठीक है। आगे आरओई, याद है ना 20% पे हम लोग उसको बाप घोषित कर देते थे, ये 24% है। तो 24% अगर आरओई है तो बेहतरीन तो है ही है। आरओसी आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 27%, बेहतरीन है, कोई तर्क ही नहीं है। अब आते हैं डेट ऑन इक्विटी। बताइए अगर कोई कंपनी इतनी प्रॉफिटेबल है तो उसके ऊपर डेट तो बहुत ज्यादा होगा ना। देखिए बहुत सारे लोग ना जो सिर हिलाने लगते हैं उनके साथ समस्या हो जाती है। हिला दिए, हाँ कहाँ जा रही सीता जी, अच्छा महाभारत में गई हैं, अच्छा गई हैं, एहसान कर डालो जितना कर सकते हो आप ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इतना प्रॉफिटेबल है, इतना इडबिट्टा है, इतना पैट है, उसके ऊपर डेट रहेगा। जमीन खरीदनी नहीं पड़ रही, डेट कहां से क्यों लेगा भाई, डेट लेगा क्यों। जमीन खरीदा, कंस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन का चेक पहले मिल गया, जो उसका कस्टमर इन्वेस्टर वही है, बेचना है वो अपने भाई को ही बेच दे रहा है, वो खर्च काहे के लिए लेकर आएगा भाई कर्जा। तो इसलिए इनका डेट टू इक्विटी 0.13% है, मतलब 1 में भी नहीं गया। डेट टू इक्विटी मतलब इक्विटी के जरिए, अगर ऐसे बात करें तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर उनके ऊपर 130 करोड़ का कर्जा है, एक उदाहरण, अगर उनके अकाउंट में 130 करोड़ रुपए का कर्जा है तो अमूमन 400 करोड़ रुपए उनके बैंक में एफडी है, तो इसको डेट टू इक्विटी कह लीजिए। इक्विटी 400 करोड़, डेट 150 करोड़ ना, तो यहां से डेट टू इक्विटी हमारा क्या मिला 0.13%। तो इस हिसाब से हमारा जो उस कंपनी पर डेट देखने का नजरिया होगा वो कैसा होगा, ऑलमोस्ट डेट फ्री ही माने ना। आगे चल करके जब आप और डीप में जाएंगे तो ये बात याद रखिएगा, पढ़ा देंगे कभी कि लोन लेना भी टैक्स को बचाने का ही एक पार्ट होता है ना, लेकिन उस लेवल पर जब ब्रेन पहुंचे तब। अब इसी चीज को थोड़ा सा देखने के लिए आप लोग जा सकते हैं स्क्रीनर पे, स्क्रीनर पे ये डेटा अवेलेबल हो चुका है, वहां पे आपको देखने का तरीका मैंने पूरा बता दिया है। अब इसको कंक्लूड कर दे रहे हैं। पहला, लैंड एक्विजिशन नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट दे तो रहे हैं लेकिन वही कस्टमर इन्वेस्ट कर दे रहा है, और जो व्यक्ति नीचे वाला मालिक है वो दूसरे को रेकमेंड कर दे रहा है, तो रेकमेंड करने के लिए वो पहले ही बुकिंग करा ले रहे हैं, पहले ही फंड दे रहे हैं 30%, 40%, 20%, तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट भी इनकी कम हो गई। सेल्स टीम, इतनी बड़ी पंचायत नहीं करनी है, क्यों, क्योंकि पता चला यहां पे अगर हमको काम करना हो तो कम से कम 50 ब्रोकर को अपने साथ अटैच करना पड़ेगा, उनको खुश रखना पड़ेगा, चाय पानी नाश्ता। यहां जो उनका संबंधी होगा वही एलिट होगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी गया अमिताभ बच्चन को बताया एक तो प्लाट खाली है, तो उनका क्या है, सेल्स टीम बहुत छोटी है और उतने में ये बेहतरीन काम कर ले रहे हैं, 500 करोड़ का रेवेन्यू कर ले रहे हैं ना, तो 500 करोड़ बहुत होता है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट, जल्दी उठाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बेच दो।
दूसरा, जब इस तरह के लोग आते हैं ना एप्पल शोरूम में, मैं किसी को छोटा और बड़ा नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, बस माइंडसेट का फर्क बता रहा हूं। वहां एप्पल वाला आदमी जाता है, वो खाली कहता है एप्पल का 15 आ गया क्या, बोलते हैं हाँ, क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है, कार्ड स्वाइप हो गया। हम जाते हैं रैम जिसमें जिसमें थोड़ी सी ज्यादा हो बताओ तो वो बताता है 7 तो फोन। टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? यहां वाले में क्लियर शॉट के साथ वो गया ही है कि यही वाला ले लेना है, घर आ जाना है। तो यहां पर उनका टाइम मैनेजमेंट बच गया। एफर्ट भी तो बताए थे, एफर्ट स्कोर मिनिमम है और रिजल्ट स्कोर मैक्सिमम है। कोई आएगा ऐसे ऐसे करके देखेगा, और वो जानते हो जो उस रेंज के खिलाड़ी हो जाते हैं ना, वो आकर के कमियां नहीं बताते, वो क्या बताते पता है, ठीक है ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, कल आएंगे ले लेंगे, लेकिन कर दीजिएगा। एलीट में जब आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे ना, तो आप देखेंगे वहां डिसीजन मेकर लोग होते हैं। रायते तो बोते ही नहीं है, फैलाते ही नहीं, उन्हें पता है समेटना भी खुद ही पड़ेगा, तो फैलाते ही नहीं है। वो आएंगे और आपको बोलेंगे कि ये बोतल का कलर ये ठीक नहीं है, ऐसा करिए, इसको बदल दीजिएगा, ऐसा करिए, ये चीजें ऐसे ऐसे कर लीजिएगा। वो प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। हमारे यहां प्रॉब्लम को पॉइंट आउट किया जाता है कि ना लेव है, दोनों में बहुत अंतर है। तो ये इस पर टाइम ही नहीं खर्च करते हैं, पॉइंट आउट करो, वो आपको आगे का रिजल्ट दे देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, एफर्ट कम है और रिजल्ट मैक्सिमम है। लोकल मार्केट में एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट स्कोर कम है। इज इट फाइन? नेक्स्ट वाले पे आइए, मिशन एंड विजन। इनका मिशन क्या है, लगातार लोग अपने सपनों का घर मांगेंगे, जमीनें खत्म हो जाएंगी तो फ्लैट मांगेंगे, अपार्टमेंट मांगेंगे, टावर मांगेंगे ना, ठीक है। प्री सोल्ड स्ट्रैटेजी, मैंने बताया इनके ये यूनिक चीज है, बिकने और बनने से पहले बुक और बेच, बताओ कि ऐसा ही मिलेगा, तो इन्वेस्टमेंट ऑन द कागज, लोगों ने दिया एडवांस, प्री सोल्ड हो गया। ब्रोकर बहुत मिनिमाइज्ड हैं, क्यों? क्योंकि ऐसा इनको तामझाम ही नहीं करना है ना। एक कदम आगे चलिए, नॉट मच मार्केटिंग, ऑलरेडी आपको बताया जा चुका कि इनको मार्केटिंग करने की आवश्यकता ही नहीं है। अभी उदाहरण ले लीजिए, जैसे मैं पढ़ाने गया भैया ने उदाहरण दे दिया, मार्केटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। तीसरे नंबर पे है सेंट्रलाइज्ड ऑफिस। इनका कहना ये नहीं है कि वहां मिलेंगे, ऐसा सड़क पे बात कुछ नहीं। उनका क्या कहना है, सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है, वहां पहुंचिए, सारी चीजें चैनलाइज्ड हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जब सारी चीजें चैनलाइज्ड हैं तो उतना पूरा टाइम बच रहा है एडमिन का, वो दूसरे वर्क पे डेवलपमेंट करेगा। और यहां हमारी और आपकी आदत क्या, मैं फिर कह रहा हूं, मैं तुलना व्यक्ति विशेष नहीं कर रहा, अमीरी गरीबी का नहीं कर रहा, थॉट ऑफ प्रोसेस का कर रहा हूं। यहां हमारे यहां पर दुकान में यह होता है कि दुकान जो खोला वो मैनेजर, डायरेक्टर, गल्ले पे जो बैठी उसकी सगी पत्नी, आना जाना लाना दुनिया उसका या तो साला या तो भाई, पूरा घर है, कंपनी चलाता है। शंका है कि अगर अकाउंटेंट में किसी भी व्यक्ति को रख दिया तो वो 10 रुपए मार देगा, तो वो पूरा दिन गल्ले की रखवाली कर रहा होता है। और जो थॉट ऑफ प्रोसेस से बड़ा हो जाता है वो प्रोसेस बना देता है और जा करके बेंगलोर में ऑफिस खोल रहा होता है। नहीं तो अभी हमारी समस्या क्या है कि हम जाकर देख लें, क्या भरोसा है, यहां हम भरोसा रख नहीं पा रहे, और जितनी कंपनियां बड़ी बनी हैं वो सिर्फ भरोसा ही रखी हैं। भाई थोड़ा सा चेक करके देख लीजिए ना, वहां से कभी कोई अंबानी आके देख रहे हैं क्या कि तुम स्टोर यहां खोले हो, कहां खोले हो? भरोसा है, बेहतर ब्रेन है कि जो डिसीजन लेगा ठीक लेगा, उनको डिसीजन देने की क्षमता दी गई है। और यहां अच्छा मेरे से बिना पूछे तुमने पत्ता ही ला दिया, जाओ आज से तलाक लो, ये तरीका है भाई हमारा। माइंड से हम ओपन है ही नहीं, और यही कारण है कि आज इधर की ओर आप देखिए, सूरत उधर तो सब बेहतरीन हो गए। आज आधे जीडीपी को उठा के देखिए तो उसमें कंट्रीब्यूशन सारे उधरी के हैं, अंबानी, अडानी, दुनियादारी, टाटा, गोदरेज सब उधरी हैं। तो भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ये भी तो सोचने का विषय है। लेकिन सोचने का तो हम लोग उसके खरीदार हैं ना, कि हम लोग उनको बना रहे हैं। चलिए फिर आता है वन टाइम सॉल्यूशन। इनका क्या कहना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। ये नहीं है, अब आप थोड़ा सा चेक करो यार कि ब्रांड लॉयल्टी क्या होता है।
हर कंपनी इस बात पे परेशान है कि तुम मोबाइल ले लो तो स्क्रीन गार्ड दे देंगे, कवर दे देंगे, पीछे का लेंस कार्ड दे देंगे, चार्जर दे देंगे, लीड दे देंगे, और बताओ तुमको क्या है, घर तक पहुंचा देंगे सब। एप्पल वाला कहते हैं तुम सुनो फोन ले जाओ, चार्जर भी नहीं देंगे तुमको, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। तो सोच रहे हो कितना टाइम, कितना एफर्ट, सब कुछ कितना मिनिमाइज्ड हो रहा है। डिसीजन मेकिंग देखो, आज लगातार एप्पल कंपनी ट्रिलियन डॉलर्स में चल रही है, और जो लोग दे रहे हैं कि तुम ले लो स्क्रीन गार्ड ऊपर हम दे देंगे, वो आज भी सफर कर रहा है। सोच में ही है, लेकिन वो भी कैटर कर रहे हैं, हम जैसे लोगों को भी तो वो दे रहे हैं कुछ ना कुछ भाई, ये नहीं है। वन टाइम सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ तुम मेरे घर के अंदर प्रवेश कर जाओ, चारों ओर देख लो, तुमको एक भी प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, जो तुम सोचोगे भी तो तुमको नहीं हिलना पड़ेगा, हम सब करके देंगे। वन टाइम सॉल्यूशन, तुम मत हिलो, राइट? ये हो गया हमारा वन टाइम सॉल्यूशन। वन नीच, वन नीच का मतलब होता है एक विषय पर महारत। जहां लोगों ने रीडेवलपमेंट, रिस्ट्रक्चर्ड को गलत माना, या छोटा माना, या पेनिट्रेट माना, या माइक्रो माना, या थोड़ा चैलेंजिंग माना, उन्होंने इसी को ही अपना प्राइम माना। इसी के जस्ट बाद ब्रांड क्रिएशन। ज्यादातर लोग देखिए रियल एस्टेट के क्षेत्र में करोड़ का काम कर जा रहे हैं, बट आज भी देखिएगा वो सिस्टमैटिक नहीं है। इन्होंने डे फर्स्ट में कहा कि हम ब्रांड हैं इसके, नहीं तो आप बताइए ना, वो भी तो ब्रोकर की तरह काम कर सकता था ना, वो भी खरीदता, दूसरे कागज पे खरीदता, जो चीज चलती है समाज में। ये तो ऐसा है नहीं कि हम सब, बैंक वाला भी जानता है, बोलता है वैल्यूएशन चेक करवाता है, क्योंकि उसे पता है रजिस्ट्री पे कुछ और है, लिया कुछ और है, दिया कुछ और होगा ना। तो इसी तरीके से वो भी तो बहुत सारे रायते फैला सकता था ना, लेकिन उसने क्या कहा डे फर्स्ट से कि मैं ब्रांड क्रिएशन पर बिलीव करता हूं, मैं कंपनी फॉर्मेशन पर बिलीव करता हूं। तो थोड़ा समय लग सकता है लेकिन तरक्की हो जाती है। फिर आता है ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये तो इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर आता है नाइस एग्जीक्यूशन, जो उठाओ उसे बेहतर करके दिखाओ, जो बनाओ उसे बेहतर करके दिखाओ। चोरी और हरामखोरी ज्यादा दिन चलती नहीं है। यहां पर सारांश पूरी तरह से खत्म हो गया। चोरी मतलब अपने काम से चोरी, हरामखोरी का मतलब पूरे शरीर में। तो ये दोनों चीजें ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। पेट है तो पल रहा है, वो अलग मुद्दा। यहाँ पे पूरा सारांश खत्म हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप अपने प्रश्न पूछें अब।